हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम करने जा रहे हैं अपने कम्युनिकेशन टॉपिक का तीसरा चैप्टर, दैट इज़ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द मीडिया एंड एक्सप्रेशन। तो कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं नॉर्मल ए से बी की तरफ जब कम्युनिकेशन होता है तब हमें एक मीडिया की आवश्यकता पड़ती है। किस मीडियम के थ्रू हम लोग अपना कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आपको क्या मीडिया मिल गया? यूट्यूब पे आपका एक मीडिया हो गया इंटरनेट, दूसरा मीडिया हो गया ये आपका पर्टिकुलर वीडियो। ओके ठीक, तो ये आपका मैसेज कम्युनिकेट हो गया थ्रू मीडिया। मीडिया बेसिकली आपका हो गया इंटरनेट। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो देखो मीडिया के बेसिस पे कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, तो पहले समझते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे होता है कि ऐसे कम्युनिकेशन के तरीके जहाँ पे ए पर्सन बी पर्सन को अपना मैसेज कम्युनिकेट करे थ्रू किसी एक मैसेज के मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करे। अब जब मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है मैसेज, तब क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, या तो बोल करके अपना मैसेज कम्युनिकेट करेगा या फिर अपना वो मैसेज लिख करके कम्युनिकेट कर देगा या फिर कोई साइन दिखा कर करेगा। जैसे नॉर्मली हाथ जोड़ने का मतलब हेलो हो सकता है, नमस्ते हो सकता है ना, तो उसी तरह अलग अलग तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक, अब वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा होता है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक, पहले देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन क्या है। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जब ए पर्सन बी पर्सन को अपना जो मैसेज है, मैसेज यानी कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है, जो मैसेज कन्वे करना चाहता है बी पर्सन को। ठीक, जब बी पर्सन को ए अपना मैसेज कन्वे कर रहा है तब कंडीशन क्या होगी, वहां पे ए क्या करेगा, एक ईमेल लिख करके भेज दे, या ए क्या करे एक लेटर लिख करके भेज दे, या ए क्या करे एक मेमो लिख करके भेज दे। तो ऐसे मैसेज जो कि लिख करके भेजे जाएं वो कहलाते हैं रिटन कम्युनिकेशन। अच्छा, अब क्या होता है कि ये रिटन कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होते हैं, उनके कई रीज़न है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम ये रीज़न इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कई बार एनटीए नेट में जो है क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते हैं कि भाई ये ऐसा डेफिनेशन क्या होगी, नहीं, वो हमेशा क्वेश्चन घुमाता है। तो क्वेश्चन जब घुमाता है तो कंडीशन क्या है कि आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन घुमाया कैसे जा रहा है। ठीक, तो अब बात करते हैं क्या होगा। पहला है कि इफेक्टिव ज़्यादा क्यों होता है रिटन कम्युनिकेशन, कन्वेइंग द कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। जब हमें कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन ए पर्सन से बी पर्सन तक पहुंचानी है तो दो तरीके हैं, या तो मैं ओरली इसको बता दूं या रिटर्न में दे दूं। अगर ओरली बताया तो चांसेस है कि ये भूल जाए, पर रिटर्न का क्या, अगर कभी ये भूला तो दोबारा देख लेगा तो चीज़ याद आ जाएगी और वो काम आगे कर पाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला रीज़न क्या, नीड फॉर परमानेंट रिकॉर्ड। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हमें को परमानेंट रिकॉर्ड रखना पड़ता है। भाई जैसे आपकी मार्कशीट है तो आपकी 10th की मार्कशीट भी आज आपके पास होगी, 12th की भी होगी, ग्रेजुएशन की होगी, मास्टर्स की भी होगी। ठीक, और आगे पीएचडी के भी आपकी सर्टिफिकेट जो होंगे वो परमानेंट रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक, तो परमानेंट रिकॉर्ड हम ओरली तो रख नहीं सकते हैं, वो क्या रिटन फॉर्मेट में ही होंगे। ठीक, अब क्या, कम्युनिकेटिंग विथ लार्जर ऑडियंस। लार्जर ऑडियंस का क्या मतलब क्या होता है, भाई मान लो एक बॉस है। ठीक, अब बॉस को अपने कंपनी के सारे 1500 एम्प्लॉयज़ से बात करनी है, तो 1500 एम्प्लॉयज़ से बात करने के लिए वो क्या करेगा, या तो वो 1500 एम्प्लॉयज़ के पास हर दिन जाए और जाकर बोले हैप्पी न्यू ईयर सर, जब तक वो 1500 एम्प्लॉयज़ को जाकर के बोलेगा तब तक 2-3 साल ऐसे निकल चुके होंगे, है ना। तो कंडीशन क्या है कि सब लोगों पे जरूरी नहीं जाके करे। अब जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे मीडियम की, वो बात यहाँ पे आ जाती है। मीडियम क्या, आजकल के इंटरनेट की वजह से कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है। तो यहाँ पे क्या, एक ईमेल ड्राफ्ट करेगा बॉस और वो सब के सब 1500 लोगों को मैसेज कर देगा, विश कर देगा। ठीक है, ईजिली कम्युनिकेट हो जाएगा और ज़्यादा लोगों पे कम्युनिकेट भी हो जाएगा। नीड लेस ऑफ इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। जैसे मैंने कहा कि जय भाई कई बार क्या होता है कि बॉस मान लो आपका दिल्ली में बैठा है, ठीक, और आप पुणे में बैठे हो, तो और दूसरा ब्रांच बेंगलोर में है, तो जरूरी नहीं कि बहुत पुणे जाए फिर बेंगलोर जाए सबसे बात करने के लिए, नहीं ना। तो क्या, तो बार बार इंटरेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार रिटर्न में मेल डाल देगा आपको और आप कर लोगे। अच्छा, जब ईमेल नहीं होता तो फैक्स होता था, अगर फैक्स नहीं होता तो चिट्ठी जाती थी। ठीक है, तो तब ऐसे काम हो जाता था रिटर्न फॉर्मेट में। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन। तो होता क्या है, जब हम लोग ए पर्सन अपनी बात बी को कहे, बी पर्सन सी को कहे,
सी अपनी बात डी को कहे, तो क्या होता है जब एक बात कई लोगों के बीच में होकर गुजरती है तो क्या बात का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। यानी कि ए ने अगर XYZ बोला था तो पता चला बाद में ABC सुन रहा है डी। ठीक, तो कई बार जो होता है, जो मेन पर्पज होता है उस मैसेज को कन्वे करने का, उससे डेविएट हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि यूनिफॉर्मिटी, यानी कि ए ने जो बोला वो बात डी को क्लियरली पता चली। कैसे पता चलेगी? क्योंकि ये चीज़ रिटर्न में अवेलेबल थी। ठीक, जब रिटर्न में अवेलेबल थी तभी डी को पता चलेगी क्लियरली। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन है उसकी ज़रूरत क्या पड़ गई हमको, भाई हम क्यों कर रहे हैं ये सब, है ना, ज़रूरत क्या है बेकार के काम की। तो रिक्वायरमेंट हो जाती है जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, तो ऑब्वियस सी बात है हम कहीं ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऐसी जगह पे बात कर रहे हैं जहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, तो कंडीशन क्या है कि वहाँ पे अगर हम कुछ सही तरीके यूज़ करेंगे तो हमारे जो कम्युनिकेशन है उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या सही तरीका? यूज़ अप्रोप्रिएट वर्ड। जो शब्द का इस्तेमाल जहाँ पे करना है वहाँ पे सही जगह करा जाए। मान लो भाई हम रिटर्न में हम एप्लीकेशन देते थे, प्रिंसिपल को अपने एप्लीकेशन देते थे ना क्लास 12 तक, तो वहाँ पे हम लिखते थे ना टू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखते थे अबे ओए छुट्टी दे दे, ये तो नहीं लिखते थे ना। तो प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगला पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ द आइडियाज़। क्लैरिटी ऑफ द आइडियाज़ का मतलब क्या होता है कि जब ए होता है बी को अपनी बात बता रहा होता है, ठीक, तो कंडीशन क्या होती है कि बी को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर मान लो ए को ये बात पता ही नहीं कि क्या कहना है, ए कहना चाह रहा था कि चलो पिक्चर बनाते हैं और ये सुन रहा है कि चलो फोटो खींचते हैं, तो ये कब होगा? जब ए को ये पता हो कि क्या चीज़ कहना है। जब उसको पता है क्या कहना है तो वो क्लियरली लिख करके भेज देगा और बी वही चीज़ समझ लेगा। ठीक, और जब समझ लेगा तो बात आगे काम कर पाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़ इन ऑफेंसिव लैंग्वेज। जब भी हम रिटर्न कम्युनिकेशन करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी लैंग्वेज हो किसी को ऑफेंसिव ना लगे। ऑफेंसिव मतलब किसी को हमारी लैंग्वेज से बुरा ना लगे, कोई बुरे शब्द का इस्तेमाल ना करा जाए। ठीक, कोहेरेंट प्रेजेंटेशन। देखो कोहेरेंट प्रेजेंटेशन का मतलब यह होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं पैराग्राफ चेंज कर करके बात करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं बात कर रहा था राम खेती करता है, ठीक है, अगले पैराग्राफ में लिखा है श्याम राजा है, तो और मैं ये बता नहीं रहा हूँ राम और श्याम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको पता नहीं है। ठीक, तो आप कहोगे भाई करना क्या चाह रहे हो, मेरे को बता दो, क्यों घुमा रहे हो बात को, सीधे सीधे पैराग्राफ में बात कर लो ना। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ को एक लाइन कुछ कहो दूसरी लाइन में कुछ कहो। ठीक, तो जब हम भी पैराग्राफ चेंज करके बात करें तो क्या है कि पिछले पैराग्राफ का मटेरियल आगे पैराग्राफ से मिलता होना चाहिए। डन, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलो आगे देखते हैं। अब बात आती है ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है, मोस्ट ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन विल बी इनफॉर्मल वे। तो आसान शब्दों में क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब ए पर्सन बी पर्सन से बात करता है बिना किसी रिटर्न एविडेंस के। भाई ज़्यादातर अपनी जो गॉसिप होती, जो लड़कियां बकझक करती रहती हैं ना, बतियाती रहती लंबी लंबी छोड़ छोड़ करके, हाँ भाई लड़के भी करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एग्जाम्पल है। तो होता क्या है आपका कि जब ये बकझक चलती रहती है आपकी, तो ये हम लोग हमेशा कैसे करते हैं? ओरली करते हैं, लिख करके नहीं देते हैं बी को कि रावण हीरो था और सीता चुड़ैल थी, ये सब बातें हम लोग लिख करके नहीं देते हैं। नहीं, ये सब हम लोगों की लंबी लंबी हाँकने की जो आदत होती है वो होती है। ठीक, तो एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के तरह समझिए। अब क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादातर गप्पेबाजी मारने में काम आता है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ गप्पेबाजी, कई बार ओरल कम्युनिकेशन बहुत यूज़फुल होता है। ठीक, कब यूज़फुल होता है? जब इंस्टेंट कम्युनिकेशन करना होता है। अब होता क्या भाई, मान लो घर पे हो, मम्मी ने पूछा बेटा आज खाने में क्या खाओगे, तुमने तुरंत बोला कि मम्मी आज तो पनीर चलेगी भाई, तो ये चीज़ तुरंत इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो गया ना। अब तुम मम्मी तुमको रिटर्न लेटर लिख करके दें, तुम अगले दिन लेटर का जवाब दो, पोस्ट ऑफिस से आए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे इंस्टेंट कम्युनिकेशन का ओरल कम्युनिकेशन फ़ायदेमंद रहा ना। ठीक, अगला है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिसीज़। कई बार जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पेजेस में होते हैं, बहुत, मान लो भाई, अच्छा जैसे जहाँ कंपनी में मैं काम करता था वहाँ का लगभग 490 पेजेस के लगभग पॉलिसीज़ थी। तो अब क्या मैं 490 पेज पढ़ूँ, यानी कि मतलब मैं हफ्ता भर लेकर लूँ, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन जो है समझ लूँ, उसके बाद ज्वाइन करूँ। ठीक है, और जो कि फिजिबल नहीं है, जो कि एक तरह की बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। ठीक, तो कंडीशन क्या है कि जो आपका HR होगा वो आपका जो मेन पॉइंट्स है वो आपको समझा देगा ताकि आप समझ जाओ और झंझट आपके पास ना रहे आगे। ठीक,
ये चीज़ यहाँ से आसानी से एक्सप्लेन हो जाए। अब आ जाती बात डेवलपिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, जितना हम लोग गप्पे मारते हैं ज़्यादातर तो हमारी एक पर्सनल लेवल पे बॉन्डिंग होती है, ठीक। जो बॉन्डिंग होती है पर वो बॉन्डिंग आपकी एक तरह का पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करती है, और वो पर्सनल रिलेशनशिप आपका बिजनेस में एज वेल एज आपके पर्सनल लाइफ में भी हेल्पफुल होता है। भाई आपके दोस्त लोगों से आप ओरली कम्युनिकेशन तो करते हो, रिटर्न तो भाई कभी कभी बात कर ली तो ठीक है, नहीं तो जिनसे रोज मिलते उनसे रोज बतियाते ही हैं, है ना। मेंटेनिंग सीक्रेसी। कई बार जो आपका ओरल कम्युनिकेशन है वो आपके राज को राज रखने में मददगार होता है। क्यों मददगार होता है? क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन क्या करता है, आपकी बात छुपी रहती है। भाई मान लो मैंने आज अचानक से गया, मैंने बोला कि शक्तिमान तमराज की विश है, ठीक। तो यहाँ पे शक्तिमान को मैं बुरा भला बोल रहा हूँ, कोई शक्तिमान का फैन आकर के मेरे को केस कर दे, कर सकता है ना कि शक्तिमान के बारे में गलत बात बोल रहा था, ठीक। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे तो तुरंत नहीं कर जाऊंगी, भाई नहीं मैंने तो ऐसा बोला नहीं। क्यों? क्योंकि कोई प्रूफ तो है नहीं, मैंने जो बोला वो सब बात हवाई बातें थी और हवा में निकल गई सब बात, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब होता है क्या इसमें, इंस्टेंट रिस्पॉन्स। जैसे अभी हम लोगों ने समझा ना कि जो हम बात अभी करेंगे उसका तुरंत जवाब मिल जाएगा और काम आगे जल्दी बढ़ जाएगा। रीचिंग टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो जब हम लोग नॉर्मली ओरली बात करते हैं, ए पर्सन बी पर्सन से बात करता है, तो बातों बातों में हम लोग जब डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन से एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन में पहुंच करके क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि तुम भी बात समझ गए, मैं भी बात समझ गया और हमारी डील ओके। पर ये चीज़ रिटर्न में करने में बहुत टाइम लगता है और ज़रूरी नहीं कि ये तब भी हो जाए, ठीक। इलिटरेट रिसीवर। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला पर्सन जो होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता। भाई मान लो जो कंपनी का सीईओ है वो किसी गांव के मजदूर से बात कर रहा है, जो मजदूर है भाई उसको इंग्लिश तो आती नहीं, जरूरी नहीं कि इंग्लिश आती हो, ठीक है, थोड़ी देर के मान लेते उसको इंग्लिश नहीं आती है। अब सीईओ को क्या है कि हिंदी आती है, तो वो क्या करेगा, तुरंत हिंदी में बात कर लेगा। और अगर मान लो वो अगर रिटर्न में दे तो रिटर्न में वो इंग्लिश में लिख करके ईमेल करेगा, तो जो गंवार आदमी है, जो मजदूर है, वो तो क्या कहेगा, भाई मेरे को समझ में नहीं है, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है ना। तो इस तरह क्या होता है, जो गंवार होते हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे भी तुरंत आपको समझ में आ जाता है ओरल कम्युनिकेशन, ठीक। अब बात आती है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम कोई फोटो देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, कोई सीन चल रहा है, ये सब चीज़ें एक विजुअली कम्युनिकेट करती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो हम डांस देखते हैं, तो डांस में कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक, बस सिर्फ हम उनके मूवमेंट देख करके हमको एक कम्युनिकेशन होता है कि ये क्या कर रहे हैं। अब बारी आती है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन की। देखो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जैसा कि यहाँ पे ये फोटो में दिख रहा है कि ये जूम पे, जैसे आजकल टीचिंग चल रही है ना, जूम पे कम्युनिकेशन कर रहा है, ये माइक के मदद से बोल रहा है, तो जो ये बोल रहा है वो वॉइस जा रही है एंड यहाँ पे जो वेबकैम लगा है वो यहाँ पे इनको वीडियो में भी दिखा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से इनका ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे कि टेलीविजन में ड्रामा आते हैं तो आप देखते हैं पिक्चर चल रही है, गाना बज रहा है, डांस हो रहा है, सब कुछ एक साथ चल रहा है, तो आप समझ जाते हैं, ठीक। जैसे आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक वीडियो भी चल रहा है और साथ ही साथ में आपका एक तरीके से मेरी आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जिससे कि आपको एक ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो कई बार ज़रूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करें, कई बार हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें हम लोग करते हैं सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ द मैसेज विदाउट एनी वर्ड्स। इसमें हम लोग यूज़ क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं गेस्चर का यूज़ करते हैं, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या होता है, जब हम ए पर्सन बी पर्सन से बात कर रहा होता है तो किस तरीके से खड़ा है, क्या हंस के बात कर रहा है, गुस्से में आके तरेर रहा है, गुस्से में धुआं छोड़ रहा है सर से, या लाल होता जा रहा है गुस्से में, ये सब चीज़ें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होती हैं। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है ये कई बार आपके पेपर में आ चुकी, तो ज़रा ध्यान से 2 मिनट ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज को बोलते हैं काइनेसिस, कि किस तरह से बॉडी लैंग्वेज हो रही है। चिंता मत करिए, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे है वीडियोस में, ठीक। हाँ, पर्सनल स्पेस एंड डिस्टेंसिंग की साइंस को बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। अगला है
मीनिंग अटैच टू द टाइम, जो एक पर्टिकुलर टाइम से मीनिंग अटैच होती है उसको क्या बोलते हैं, टाइम लैंग्वेज। जो किसी की टोन, वॉइस की जो टोन होती है उससे रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। जो आदमी के फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। और जो आदमी के टच, साइंस ऑफ टच जो होती है उसको बोलते हैं हैप्टिक्स। ठीक, अब इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए और आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक, अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज काइनेसिक्स की। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ए पर्सन जो है बी पर्सन से बात कर रहा है, किस तरह वो गेस्चर कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, एंड किस तरीके से खड़ा है, किस तरीके से नॉडिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी लैंग्वेज में काउंट होती हैं। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, मान लो भाई कोई जम्हाई ले रहा है तो समझ में आएगा कि बोर हो रहा है, आंखें इधर उधर ले जा रहा है टॉपिक से यानी कि पक रहा है। गेस्चर, जैसे आप अटेंशन देते हैं या लेटे जा रहे हैं कुर्सी में ही पॉस्चर में। ठीक, नॉड हेड, जब हमको कोई चीज़ समझ में आती है तो हम लोग सर हिलाते रहते हैं। अब बारी आ जाती है फिजिकल अपीयरेंस की। भाई अगर मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं चप्पल पहन के चला जाओगे, नहीं ना, आप वेल ड्रेस होकर के ही जाओगे ना। ठीक, सेम चीज। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टाइम। अब है पर्सनल स्पेस एंड डिस्टेंस। देखो होता क्या है कि आप जो हैं, मान लो ए है एंड बी है, तो ए और बी कितनी दूरी पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं इस बात से उनका रिलेशनशिप पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, जैसे मान लो ए और बी आसपास खड़े थे, ठीक, बिल्कुल अगल बगल में खड़े थे, तो मान लेता हूँ कि ये दोस्त हैं या करीब, कोई करीब का व्यक्ति या परिवार होगा या दोस्त होगा। अगर ये थोड़ा सा दूर है तो हो सकता है मोहल्ले वाला हो जिसको ये लोग कभी कभी मिलते हो, जरूरी नहीं कि ये रेगुलर बेसिस पे मिलते ही हों। लेकिन जब ये केस आ जाता है आपका, ये काफ़ी दूर चल रहे हो, तो हो जाता है कि ये दोनों आपस में नहीं जानते हैं और इन दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब बात आती है मीनिंग अटैच टू द टाइम। अब टाइम के, समय के साथ एक मीनिंग अटैच होती है, समय के साथ मीनिंग अटैच होती है, वो कैसे? तो भाई होता क्या है कि जब मान लो आप, किसी व्यक्ति ने आपको क्या करा, बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया है, किसी व्यक्ति ने आपको क्या करा है, एक बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया हो। बिजनेस मीटिंग के लिए कब बुलाया है? उसने बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया है आपको 5 बजे, ठीक है, सपोज कर लेते हैं 5 बजे बुलाया है, एंड आप पहुंचे हैं 5:40 पे। तो क्या आपको वो आदमी सीरियसली लेगा? नहीं ना। तो जब वो सीरियसली नहीं लेगा तब आप क्या करेंगे? आप उसके साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने टाइम का पालन नहीं करा एंड वो अब गुस्सा हो चुका है, पॉसिबल है कि आपके साथ वो बिजनेस ना करे। तो इसको क्या कहेंगे? ये होता है टाइम लैंग्वेज। अब टोन ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस की बात क्या होती है भाई? देखो जब हम गुस्से में होते हैं तो बहुत लाउडली बात करते हैं, जब हम नॉर्मल होते हैं, किसी से अपने जान पहचान वालों से बात करते हैं तो हम बड़े सॉफ्टली बात करते हैं, ठीक है। जब आदमी नर्वस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा तेज तेज बात करने लगता है या बहुत ज़्यादा धीरे हो जाता है, ठीक। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो किस तरह रिएक्ट करे, एंड ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। ये चीज़ें किससे होती हैं रिलेटेड? टोन ऑफ वॉइस, आदमी की वॉइस की टोन से रिलेटेड होती है। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बारी आ जाती है फिजिकल इन्वायरमेंट। देखो फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? कुछ सर्टेन चीज़ें जहाँ पे होती हैं वहाँ पे उन सर्टेन चीज़ों के होने की वजह से आदमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो आप रोड पे जा रहे हो, कहीं पे रेड साइन लगा है तो आप क्या करोगे? रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है लाल का मतलब है रुकना, खतरा, ठीक। अगर यहाँ पे मान लो ग्रीन साइन है तो आप क्या करोगे? तो तुरंत आप आगे बढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रीन का मतलब होता है कि आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ खुला हुआ है, ठीक। तो ये हो जाता है आपका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में। अब बारी आती है हैप्टिक्स, ठीक। इट इज़ द सेंस ऑफ टच। देखो कई बार क्या होता है कि हम किस पर्सन से किस तरह से टच कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इम्पैक्ट करता है भाई। मान लो आपका दोस्त होगा, ए और बी मान लो जो थे वो दोस्त थे, तो वो क्या करेंगे? तुरंत गए, गले मिले या हाथ शेक करा और साथ में चलने लगे। ए और बी अगर अननोन है तो ये ऐसा नहीं है ना कि जाकर के गले मिलेंगे, नहीं ना, तुरंत अननोन आदमी से तो गले मिलोगे नहीं आप। ए और बी अगर रिश्तेदार हैं हो सकता है पैर छुए या नमस्ते करे, ठीक, कुछ भी करेगा, जो भी करना चाहे, या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोले, ठीक। तो ये चीज़ें कहलाती हैं आपके हैप्टिक्स में, ठीक है। इसको बोलते हैं साइंस ऑफ टच। आई होप यहाँ तक सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा।